एवरीवन। सेमिनार शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने कैमरा स्विच ऑन करके रखें सो दैट हमारे एक्सपर्ट्स और मैं आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। I request everyone to please switch on their cameras for better interaction in the session. Thank you so much. Good afternoon, everyone. A warm welcome you all joining us today. मैं काव्य त्रिखा आपकी आज की होस्ट आपका सेवा स्ट्रीम्स में स्वागत करती हूँ। सेवा स्ट्रीम एक नॉलेज एंड कैपेसिटी इनिशिएटिव है सेवा ब्रिज की ओर से, जो सपोर्ट करेगा एनजीओस, ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोफेशंस को थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। सेवा स्ट्रीम सिर्फ एक वेबिनार सीरीज ही है, ये एक कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस करते हैं एक्सपर्ट की इनसाइट्स को, प्रैक्टिकल गाइडेंस को एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को, जिससे वो मोर फंडेबल एंड फाइंडेबल बनते हैं। हर सेशन को डिजाइन किया गया है प्रैक्टिकल, रेलेवेंट एंड इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए। टुडे वी हैव 2 पैनलिस्ट विद अस। इस पूरे सेशन को हमने इंटरैक्टिव बनाया है, तो प्लीज आप अपने कैमरेज ऑन रखें। आपको हर सेशन के एंड में 10 मिनट का समय दिया जाएगा जहां पर आप अपने एक्सपर्ट से अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। सो आज का हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो है CSR रेडी, पोजीशनिंग योर एनजीओ टू गेट फंड। सेशन शुरू Consulting Private Limited, with over 15 years of experience across CSR, employee volunteering, NGO partnership, and social impact initiatives. Vamshi has worked with the leading organizations including Goldman Sachs, Goodera, Satwa, and Oxfam. His expertise lies in building meaningful collaboration between corporates and communities, designing impactful volunteering programs, and strengthening partnership that drive sustainable social impact. और आज की हमारी दूसरी स्पीकर है मिस नम्रता। She is associate manager at Seva Bridge. She brings 6+ years of experience in search and development sector, with expertise in impact assessment, research-based report, and institutional documentation for NGOs and social impact initiatives. मैं आप दोनों पैनलिस्ट का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पहला सेमिनार नम्रता की तरफ से है, सो ओवर टू यू नम्रता। Namrata, you are on mute. Namrata, please can you unmute yourself? नमस्ते और धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस इनिशिएटिव में सेवा स्ट्रीम्स में। और आज का पहला सेशन हम डिफाइन करेंगे द आर्ट एंड साइंस ऑफ CSR रेडीनेस। यहाँ पर हम 2 स्टेजेस की बात करेंगे। हमारा स्टेज 1 जो है आपको ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और स्टेज 2 जो आपको ये बताने के लिए है कि किस तरीके से आप प्रिपेयर होने के बाद बाहर जाके डोनर्स, फंडर्स और फिलांथ्रोपिस्ट को रीच आउट करेंगे। सो हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर CSR फंडिंग या CSR रेडीनेस एक जर्नी है, इट इज नॉट अ शॉर्टकट, और ये कोई एक टूल नहीं है जिसको आप एकदम से एक्सेस कर सकते हैं। CSR को कैप्चर करने के लिए, उस पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए, या फिर किसी डोनर को भी अप्रोच करने के लिए आपको एक लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। पहला हमारा जो स्टेप है वो है बिफोर यू नॉक। अब बिफोर यू नॉक का मतलब है कि किस तरीके से आप किसी भी डोनर को या CSR को अप्रोच करने से पहले अपने आप को इंटरनली प्रिपेयर करें, किस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, ड्यू डिलिजेंस और कंप्लायंस और फाइनेंसेस को मैनेज करें, और इनफैक्ट अपने प्रोग्राम्स को रेडी करें, ताकि जब आप डोनर को पहचानना शुरू करें या फिर डोनर के पास जाना शुरू करें, आप आपके अंदर एक रेडीनेस हो, और साथ ही साथ आप डोनर को इमीडिएटली कांटेक्ट कर सके। और हमारा सेकेंड स्टेज है व्हेन यू आर रेडी।
जब आप रेडी हो जाते हैं इंटरनली, उसके बाद आप किस तरीके से रीच करेंगे, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, अपने आप को पिच कैसे करना है, क्योंकि फंडर्स और डोनर्स के पास बहुत कम समय होता है आपको अपने दिमाग में बिठाने के लिए। तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आप उनके ऊपर कैसे डाल सकते हैं अपने पिच द्वारा, अपने इनिशिएटिव्स द्वारा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टेज 1, बिफोर यू नॉक, ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस। कोई भी फंडर या कोई भी डोनर या फिर कोई भी कॉर्पोरेट या फिलैंथ्रोपिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल जो आपके एनजीओज या आपकी इनिशिएटिव्स को नहीं जानता है, बट वो आपको सपोर्ट करना चाहता है थ्रू देयर फंड्स, थ्रू देयर एफर्ट्स, थ्रू देयर व्हाटएवर कैपेसिटी दे आर इन, वो सबसे पहले यही सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या मैं अपने टाइम का, अपने पैसों का इस्तेमाल आपके साथ जुड़ के सही से कर पा रहा हूँ, या फिर क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ अपने फंड्स को लेके या नहीं। तो हम अभी ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इंटरनली अपने आप को चेक करें, किस तरीके से हम इंटरनली डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, ताकि हम इस सवाल का इफेक्टिवली जवाब दे सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीइंग फंडेबल इज अ जर्नी, कॉर्पोरेट रिलेशंस बनाना या फिर डोनर्स को अप्रोच करना एक जर्नी है। इसके 4 पहलू होते हैं और ये एक पिरामिड है जिसको ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना चाहिए। जिसका पहला लेयर होता है लीगल कंप्लायंस, लीगल एंड कंप्लायंस फाउंडेशन। ये एक बेसिक फाउंडेशन है जो सारी संस्थाओं को, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनीज हो, उसका मैंडेट करता है और उसको रजिस्टर होने के बाद एक लीगल एंटिटी बनाता है। सेकंड हमारा लेयर है हमारा फाइनेंसेस। जब आप लीगली रेडी हैं तो आप एक एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब आपने अपने आप को एलिजिबल बना लिया है इनिशिएटिव करने के लिए, सोशल इम्पैक्ट या डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के लिए। बट इम्पैक्ट तब बनता है जब आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी हो। सिंस यहाँ पर हम डोनर्स और फंडर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को फाइनेंस पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो लेयर 3 है वो है हमारा टीम कैपेबिलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर। हमारी टीम किस प्रकार की है, कितनी उसमें कैपेसिटी है, कितना हम लोग प्रोग्राम्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना हम ज्योग्राफी में एक्सपेंड कर सकते हैं, और हमारा गवर्नेंस किस तरीके से है, किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट हमारे ग्राउंड टीम को सपोर्ट करता है, और किस तरीके से आप दोनों मिलके किसी भी एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पहलू है हमारा 4th नंबर, विच इज इम्पैक्ट। किस तरीके से आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप अपने डोमेन में स्पेशलाइज होते हैं, और किस तरीके से आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स बनते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ज्यादातर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे लेयर 1 और लेयर 2 में ही रहती हैं, और ये सोचती हैं कि उनको सीएसआर फंड्स या डोनर को अप्रोच करने के लिए अब वो रेडी हैं और उनको सीएसआर फंड्स मिलने चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है। आपको सारे लेयर्स को एक एक करके समझना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि सीएसआर या फिर कॉर्पोरेट या फिर फंडर्स, किसी भी प्रकार के फंडर्स किसी भी एक संस्था में क्या क्या देखते हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसके बाद आप अपने आप को एक अच्छी तरीके से उनके सामने पोजीशन कर पाएंगे। अब हम सबसे पहले लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर को हम समझेंगे। सबसे पहले हमारी लेयर है लीगल कंप्लायंस, लीगल एंड कंप्लायंस चेक। यहाँ पर हम दो तरीके की बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपके पास जरूरी होने चाहिए किसी भी एक फंडर को अप्रोच करने से पहले। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड है और किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड है, चाहे आप सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड है, या सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, आपका वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो होना ही चाहिए आपके पास। सेकेंड है आपका दर्पण रजिस्ट्रेशन। नीति आयोग के पोर्टल में जो दर्पण पोर्टल है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ वो रजिस्ट्रेशन आपका अपडेट होना जरूरी है टाइम टू टाइम। आप एक बार रजिस्टर करके उसको हमेशा के लिए भूल नहीं सकते, बल्कि आपको अपने आपको रेडी रखने के लिए हमेशा नीति दर्पण पोर्टल को अपडेट रखना पड़ेगा। साथ ही आपका सीएसआर 1 सर्टिफिकेट 3 साल पूरे होने के बाद तभी आप एलिजिबल बनेंगे सीएसआर ग्रांट को रिसीव करने के लिए। इसलिए जैसे ही आपकी संस्था 3 साल पूरा करती है, मेक श्योर कि आपके पास सीएसआर 1 सर्टिफिकेट हो।
आपके एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो अप टू डेट होने चाहिए। आप टाइम टू टाइम, समय समय पे अपने एनुअल रिपोर्ट्स हो गया या फिर एनुअल रिटर्न है उसको फाइल करते रहें। आपके ATG, आपके 12A, ये सर्टिफिकेट्स आपके पास अप टू डेट होने चाहिए, और क्योंकि ये डोनर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका साथ ही साथ कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन भी है, जैसे आपका पैन हो गया, आपका टैन हो गया, ये GST रिटर्न्स हो गया, ये सब आपको अप टू डेट रखने ही होते हैं। और दो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आप सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है, रूल्स रेगुलेशन, आपकी ट्रस्ट डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद अपडेटेड ट्रस्टीज, उनके साइन, सिग्नेचर, और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल के द्वारा उसको रजिस्टर करें और अपने पास रखें। और उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका बोर्ड में कॉम्पोजिशन क्या क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए आपके बोर्ड में कम से कम 7 लोग होने चाहिए। वैसे ही ट्रस्ट को रजिस्टर करते समय आपके पास 2 मेंबर्स, और सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपके पास 2 डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है। तो इस सब आपका बोर्ड कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, ये भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है अपने गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में, जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है और यहीं से आपकी क्रेडिबिलिटी की जर्नी स्टार्ट होती है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे एनुअल रिपोर्ट्स, हमारे ऑडिटेड स्टेटमेंट, जो एक CA सर्टिफाइड हो, एक क्रेडिबल एजेंसी या एक क्रेडिबल CA के द्वारा उसको सर्टिफाइड ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आपको समय समय पे रखने चाहिए। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वैसे ही आपको इसको पब्लिश कर देना चाहिए पब्लिक डोमेन में, ताकि लोगों को पता चले कि आप अपना फाइनेंसेस किस तरीके से गवर्न करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी संस्था FCRA के लिए एलिजिबल है, अब FCRA सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है सबके लिए, पर अगर आपको इंटरनेशनल ग्रांट्स मिलते हैं या फिर इंटरनेशनल डोनेशंस आते हैं, उसके लिए आपका FCRA सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और जैसे कि आप जानते हैं कि FCRA के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज करती हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके FCRA से रिलेटेड सारे दस्तावेज, सारे एक्टिविटीज और सारे अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन हो। उसके अलावा आपका 10BD, 10BE, 35AC या फिर इससे रिलेवेंट जितने भी डोनर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं या फिर स्टेटमेंट्स ऑफ डोनेशंस है वो, और या फिर KYC है डोनर की, वो भी फाइनेंशियल मैटर्स में अपडेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया कि किस तरीके से आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके फाइनेंसेस और आपके अकाउंट बुक्स की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं वो आपके पास होने जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से होना चाहिए, ताकि आपके डोनर जब आपके ड्यू डिलिजेंस करें तो उनको एक भरोसा मिले, एक ट्रस्ट मिले कि आपकी जो संस्था है वो क्रेडिबल है। सबसे पहले हमारे पास आता है आपका ऑडिट। आपकी ऑडिट की क्वालिटी किस तरीके से है, क्या आपने उसको इंटरनल ऑडिट किया है या फिर आपने किसी एक्सटर्नल ऑडिट से कराया है थर्ड पार्टी पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आपकी जो संस्था है जहां से आपने ऑडिट कराया है वो एक रेप्यूटेड फर्म नहीं है। ये भी आपके ऑडिट की क्वालिटी को कम करता है और ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं थोड़े से शक के दायरे में लेके आ जाता है। इसलिए आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी ऑडिट की जो क्वालिटी है वो बनी रहे, और आप जितना अच्छे से उसको ऑडिट करा सकते हैं आप उसको कराइए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हमारा फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। आपने जो भी फंड लिए हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, चाहे वो इंडिविजुअल डोनर से हो, या फिर आपने कोई ग्रांट लिया है, या फिर आपको किसी भी तरीके की सहायता मिली है, फंडिंग मिली है, इंडिविजुअल फंडिंग मिली है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पे देना ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तीसरा हमारे पास आता है हमारा साइज रिलेटिविटी। अब इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि सपोज कीजिए कि आपकी संस्था का एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 लाख का है या फिर 1 करोड़ का है। आप उसके रिलेवेंट कितने ज्यादा अमाउंट का फंड का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी टीम की कैपेसिटी कितनी है और आपका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक में रीच हो सकता है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए जोग्राफिकली और टैलेंट वाइज भी। इसलिए आपके साइज, आपका आस्क और आपका एनुअल रिटर्न का प्रोपोर्शनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चौथा है हमारा इंटरनल कंट्रोल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि गवर्नेंस आपकी संस्था में किस प्रकार से चलती है। आपका जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, आपकी जो एचआर पॉलिसीज है, या फिर आपके बोर्ड में जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं, बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं, कितने समय समय पे होती हैं, किस तरीके से उसको नोटिफाई किया जाता है, किस प्रकार से आपकी गवर्निंग काउंसिल आपकी एग्जीक्यूशन कमेटी से बात करती है, और किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो छोटा सा ही छोटा डिसीजन क्यों ना हो, चाहे वो किसी वेंडर सिलेक्शन का डिसीजन क्यों ना हो या प्रोक्योरमेंट का ही क्यों ना हो। ये हमारा इंटरनल कंट्रोल्स को एक तरीके से प्रेजेंट करती है और ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। और नंबर 5 में हमारे पास आता है एफसीआरए हाइजीन। अब एफसीआरए, जिनके पास एफसीआरए अकाउंट्स हैं, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से सरकार आपकी एक एक यूटिलाइजेशन को, एक एक स्पेंड को मॉनिटर करता है, किस तरीके से देखता है कि एफसीआरए हाइजीन के लिए आपको पता होगा कि आपके डोमेस्टिक अकाउंट और आपका एफसीआरए अकाउंट दोनों अलग अलग होना चाहिए। और एफसीआरए अकाउंट की सिर्फ एक संस्था है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दिल्ली बेस्ड ब्रांच, जहां पर आपका अकाउंट होना अनिवार्य है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक का खर्चा या फिर एक भी बिल अपने एफसीआरए अकाउंट में नहीं दिखा सकते। रिस्क ये है कि आपका एफसीआरए कैंसिल हो सकता है। बट अगेन, एफसीआरए हर संस्था के पास हो ये जरूरी नहीं है, पर जिन संस्था के पास एफसीआरए है, कृपया अपना हाइजीन मेंटेन करके रखिए, एक एक अकाउंट्स को अच्छे से बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए और यूटिलाइजेशन देते रहिए। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम अपने ओवरहेड्स को स्पेंड करते हैं, किस तरीके से हम अपने एडमिन को स्पेंड करते हैं, इसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी एक ग्रांट में से, किसी भी एक सीएसआर ग्रांट में बाय लॉ आपको बहुत ही कम मार्जिन मिलता है जिसमें आप अपना एडमिन और अपना ओवरहेड वहां पर पूछ सकते हैं या फिर वहां पर डिस्कस कर सकते हैं या फिर डोनर से मांग सकते हैं। बट डोनर ये भी देखते हैं कि जो भी ओवरहेड या एडमिन का एक्सपेंस आपने मांगा है वो आपका कहाँ कहाँ जा रहा है। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है कि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हो उसमें आपकी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपने कोई एक हेल्थ कैंप लगाया है जहां पर आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं अपने बेनिफिशियरी से, या फिर आपने कोई ट्यूशन सेंटर खोला है जहां पर आप 20 रुपए, 25 रुपए या 50 रुपए में बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो जो भी आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो सब आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस में जाता है। आपके कैंपेन्स आपने कोई लॉन्च किया है या फिर क्राउड फंडिंग आपने कोई भी लॉन्च की है, या फिर कम्युनिटी आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट करी है, चाहे वो मॉनेटरीली सपोर्ट करी है डोनेशन से या फिर लेबर से या फिर अपनी एक्सपर्टीज से, वो सब आपके ओवरहेड में और एडमिन में जाता है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो खुद का एडमिन और ओवरहेड स्पेंड है, एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। और सीएसआर ग्रांट के लिए जब भी आप अप्लाई करें तो आप देखिए कि किस तरीके से आप अपना ओवरहेड और अपना एडमिन का खर्चा इस तरीके से उसमें पोजीशन करें कि आपकी संस्था को ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कुछ एक्सपेंडिचर करने के लिए एक मार्जिन मिले। अब हम आते हैं लेयर नंबर 3 पे, जो कि है हमारी टीम की कैपेबिलिटी, गवर्नेंस एंड योर डिलीवरी कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर हम दो चीजों की बात करेंगे, एक और आपका गवर्नेंस का, जो हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका गवर्नेंस होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हर एक संस्था में एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक बोर्ड होता है, एक ट्रस्टीज होते हैं, पर हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि आगे जाके सीएसआर में ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर जो भी हमारा फंडर है या फिर डोनर है वो हमारे बोर्ड के बारे में जान के उसको क्या फायदा है या फिर वो क्यों जानना चाहता है। तो हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि आपके पास एक स्ट्रांग बोर्ड होना चाहिए। अब स्ट्रांग बोर्ड का मतलब ये होता है कि आपके बोर्ड के पैनल में, चाहे वो 5 सदस्य का पैनल हो या फिर 7 सदस्य का हो या फिर 3 ही सदस्य का क्यों ना हो, वहां पर किस तरीके के लोग आपके पास हैं। अगर जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी संस्थाओं में एक ही परिवार से लोग या फिर एक ही कुटुंब के लोग ही ट्रस्टीज बन जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हमारे कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट डोनर्स के लिए। पर आपका बोर्ड जितना स्ट्रांग होगा, जितना डाइवर्स होगा, चाहे वो फाइनेंस से आप लेके आए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से आप लोग लेके आए, चाहे किसी भी एकेडमिक से आप लेके आए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपके प्रोग्राम्स में या फिर आपके संस्था के मिशन या विजन से अलाइन करते हैं, जब वो आप लेके आते हैं और आप दिखाते हैं कि चाहे वो आपके एडवाइजरी काउंसिल में है या फिर वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके गवर्नेंस में, वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है आपके फंडर्स और आपके डोनर्स को, और वो एक क्रेडिबिलिटी भी इंश्योर करता है। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड को डाइवर्स रखें। उसके बाद आपकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, आप हर क्वार्टरली अगर बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं या फिर हर 3 महीने में आप 6 महीने में आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, किस तरीके से रेजोल्यूशन दिए गए हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, कौन सी सिग्नेटरी अथॉरिटी है, या फिर कोई भी गवर्नेंस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है, या फिर आपने कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, या फिर पॉलिसी को आपको इंट्रोड्यूस करना है। ये सारी चीजें बोर्ड के थ्रू ही पास होनी चाहिए, और जब बोर्ड रेजोल्यूशन में आता है तभी ये पॉलिसीज जो है वो मान्य होती हैं। तो कोई भी एक पर्सन होता है वो अथॉरिटेटिव नहीं होता है। इससे जो डोनर है या फिर जो फंडर है, उसको ये इंश्योरेंस होता है कि किसी एक के पास पूरा पावर नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर चैनल से डिसीजन लिया जाता है किसी भी एक संस्था में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारी पॉलिसीज। आपकी गवर्नेंस पॉलिसी, आपकी फाइनेंस पॉलिसी, आपकी एचआर पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत सारी प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। जब आप किसी बड़ी संस्था में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपनी वेबसाइट में ज्यादातर पॉलिसीज को मेंशन करके रखते हैं। आपके पास भी वो पॉलिसीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी संस्था कितना ज्यादा मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करती हैं और किस तरीके से आपके इंटरनल कोऑर्डिनेशन में कोई भी लीगल या किसी भी तरीके का काम करती हैं, या चाहे वो गवर्नेंस रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी बेनिफिशियरी से रिलेटेड हो, उसको उनकी प्रोटेक्शन, उनके राइट्स प्रोटेक्शन और प्रॉपर लॉ को फॉलो कर रही है। एक एग्जाम्पल की तरह से उसको समझेंगे, जैसे कि आपकी कोई संस्था है जो बच्चों के साथ काम कर रही है। अब बच्चों के साथ काम, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे उनके राइट्स के प्रोटेक्शन में हो, या किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन में उनका हो, या फिर ट्राइबल्स के साथ काम कर रही है। जब आप उनकी इमेजेस कैप्चर करते हैं और अपने सोशल मीडिया में उनकी स्टोरीज डालते हैं, आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन और आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पॉलिसी, कि किस प्रकार की पॉलिसीज को आप उनको आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप बाय लॉ डिफॉल्ट में ना आ जाएं। या फिर आपकी विसल ब्लोअर पॉलिसी कैसी, आपके पास पॉश पॉलिसीज हैं कि नहीं है। भले ही वो 2 पेज का ही डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, बट ये जरूरी है कि आपके पास वो पॉलिसी हो, और जब भी डोनर या फंडर आपसे वो मांगे तो आपके पास वो रेडी हो और आप उनको एक साथ शेयर कर सके। नेक्स्ट इसी लेयर में हमारा सेकेंड पार्ट है, वो है आपके लोगो, इंटरनल टीम के बारे में। अब आप अपनी संस्था में अपने किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार के लोग लेके आते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सटर्नल पार्ट आ रहा है और उसने बोला कि क्या आप ट्री में प्लांटेशन कर सकते हैं, आपने बोला जी हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लोग हैं करने के लिए। उन्होंने आपसे ये सवाल किया कि किस प्रकार के लोग हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं। पर अगर आपके जो लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन लेवल पे हर एक का एफर्ट डबल लगता है, या फिर आपको किसी बाहर एक्सटर्नल एक्सपर्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना होता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या जो उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से या आपके इनिशिएटिव से मैच करे। अब यहाँ पर जानने वाली दूसरी बात ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वैसे ही लोग मिले या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसे ही मिले जैसे आपका इनिशिएटिव काम कर रहा है, पर आपके साथ काम करते इतना टाइम हो चुका है कि वो उन्होंने अपना एक एक्सपर्टीज बिल्ड कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वहां पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उन जैसे लोगों को, चाहे वो कम्युनिटी से ही उनको एज एडवाइजर अपने टीम में प्रेजेंट करें, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है
स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम करते थे, இவ்வளவு இருக்குல்ல आपको एज இந்த एडवाइजरी வால்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வருது யாரு इसके अलावा कौन किसको रिपोर्ट करा है, என்னங்க இது நம்மளும் ஒரு mic ஐடியா பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இதான் நம்ம இங்க வந்து இந்த நம்பர்லாம் வருது இங்க வந்து இது வந்து எந்த ஃப்ளோர்ங்கிற நம்பர் இது வந்து ஸ்விட்ச் I request every இந்த participant ஸ்விட்ச் to மட்டும்தான் kindly நமக்கு mute வரணும் themselves. ஓகே இது என்னன்னா இந்த ஃப்ளோரை விட வால்ல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் ப்ரொஜெக்ட் ओके सो जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आपकी टीम का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, किस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई भी फंडर है वो आपसे पहले पूछेगा कि आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, क्योंकि जो डोनर है या फंडर है वो हर किसी से बात नहीं कर सकता, या फिर सीईओ हर बार किसी भी छोटे मोटे डिसीजन के लिए बार बार इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर आप रन कर रहे हैं तो हर एक प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ऐसा पर्सन को होना चाहिए जिसको अपने इनिशिएटिव और अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो। दूसरा आपके पास ये होता है कि आपका सिग्नेटरी कौन है। अगर आप किसी भी एक डॉक्यूमेंटेशन में उनको किसी सिग्नेटरी की जरूरत है और इन केस आपके सीईओ प्रेजेंट नहीं है तो सेकंड सिग्नेटरी कौन है जो अथॉरिटी में है, जो किसी भी एमओयू या चेक या फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन को ले सकता है। इस तरीके का एक ऑर्गेनोग्राम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये एक तरीके से इंश्योर करता है कि देयर इज अ चेक एंड बैलेंस, कोई एक पर्सन किसी भी तरीके से मिस इंटरप्रेट या मिस अलाइन नहीं कर सकता विद द अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है कि हम मानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं बहुत छोटी होती हैं, उनमें इतने सारे लोग नहीं होते हैं कि वो हर एक को एक अलग डेजिग्नेशन या फिर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए, पर प्रेफरेबली ये कोशिश कीजिए कि आपका गवर्नेंस और आपका मैनेजमेंट दो अलग अलग व्यक्तियों के पास हो, और ताकि एक सेग्रीगेशन हम लोगों के पास प्रेजेंट कर सके। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट लेयर के बारे में बात करेंगे, जो है लेयर नंबर 4, योर डोमेन अथॉरिटी एंड योर एक्सपर्टीज, क्योंकि एक यही ऐसी लेयर है जो आपको बाकी सारी संस्थाओं से अलग खड़ा करती है, डोमेन में आपकी एक्सपर्टीज को एस्टैब्लिश करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा एनजीओस रजिस्टर हैं और हर दिन 2 लाख से ज्यादा एनजीओस रजिस्टर होती हैं। किस तरीके से आपकी संस्था बाकी सारी संस्थाओं से अलग है, हमको ये जानने की जरूरत है, और आपको इस तरीके से बिल्टअप होने की जरूरत है। आप जिस भी एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अपनी संस्था का निर्माण किया है, या फिर आप अपने एरिया में, अपने लोगों में, अपने विलेज में, अपनी कम्युनिटी में किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसमें एक एक्सपर्ट हैं, आपका डोमेन में स्पेशलाइजेशन है, उस कम्युनिटी में आपका उतना रीच है, उस कम्युनिटी में आपकी इतनी एक्सपर्टीज है, आपकी टीम की एक्सपर्टीज है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाए। इसलिए आपको एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो सारी चीजों में काम करती है, टुवर्ड्स द वन ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज्ड है, उसकी तरफ धीरे धीरे विद द कमिंग ईयर्स आपको मूव करना पड़ेगा। मैं एक संस्था का, जैसे कि आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम जानते हैं, एक संस्था है जैसे कि अक्षय पात्रा। अक्षय पात्रा ने अपना एक यूएसपी कह सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं एक एक्सपर्टीज, डोमेन एक्सपर्टीज, उसको बिल्ड किया है थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी उनको समय लगा, पर उन्होंने एक डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज को अपने आप को स्पेशलाइज किया, अपने आप को एक्सपर्ट बनाया और उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। विद ईयर आप अपने प्रोग्राम से डाइवर्ट हो सकते हैं, आप एक एक्सपर्टीज से दूसरे में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तीसरे में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर मेक श्योर कि जो भी आप काम करें उसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक छाप छोड़ पाए। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे तो इसमें 6 पॉइंट्स फिर से आते हैं।
पहला पॉइंट है आपका खुद का डेटा। आप जिस ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं, जिन बेनिफिशियरीज के साथ काम कर रहे हैं, उसका डेटा आप रिकॉर्ड करके रखिए। जब से आपने वहां पर काम शुरू किया उसके पहले की सिचुएशन क्या है, उस आपके काम के शुरू करने के बाद उसके बाद की सिचुएशन कैसी हुई, ये सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको अपने बेनिफिशियरीज का डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जिस ज्योग्राफी में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चाहे वो प्राइमरी सोर्सेस से हो, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन से हो, गवर्नमेंट का डेटा हो, या किसी भी प्रकार का डेटा हो, आपका डेटा मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड हमारे पास आता है हमारा जो भी डेटा है, जो भी हमारी लर्निंग्स है, आपने पहले साल में क्या लर्न किया, दूसरे साल में क्या लर्न किया, आपके 10 साल की लर्निंग क्या है, आपके 15 साल की लर्निंग क्या है, उसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा एक पब्लिक डोमेन में, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप अपने डोमेन में ये पर्टिकुलर काम करते हैं और आप 15 साल से काम कर रहे हैं। इससे नेचुरली एक बिलीव आ जाता है, एक इमेज बन जाती है कि आप 15 साल से सेम काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड। नंबर 3 है थर्ड पार्टी वैलिडेशन। थर्ड पार्टी वैलिडेशन इज वेरी क्रूशियल नाउअडेज, क्योंकि हर एक एजेंसी का मैंडेट हो चुका है कि वो अपने काम का एक इम्पैक्ट दिखाएं, और वो मैंडेट है थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल पार्टी के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ आपका इम्पैक्ट। इसलिए जरूरी है कि समय समय पे आप अपना एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन, एक चेक या एक ऑडिट कराते रहे, एक इम्पैक्ट मेजरमेंट कराते रहे। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है हमारा सेक्टर प्रेजेंस। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसमें अपनी विजिबिलिटी को बाकायदा प्रूफ करते आ रहे हैं। ऐसे सेमिनार्स, ऐसे वेबिनार, ऐसे एक्सपर्ट से कनेक्टेड है, ऐसे चैनल से कनेक्टेड है जो आपके पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं, या फिर उसको विजिबिलिटी वो करते हैं, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन अप टू डेट है कि आपके पर्टिकुलर डोमेन में करंट प्लेस में या फिर करंट सिचुएशन में क्या सिचुएशन है, ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज को और ज्यादा इनहांस कर सके, अपने नॉलेज को इनहांस कर सके। एट द सेम टाइम आप सेक्टर में प्रेजेंट हर एंटिटी को बता सके कि आप भी इधर काम करते हैं। नंबर 5 है रेफरल फ्रॉम द क्रेडिबल एक्टर्स। हर एक पर्सन जिसने आपके साथ काम किया है, वो आपके लिए एक रेफरल की तरह काम करता है। एक वर्ड ऑफ माउथ सेक्टर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, जिन भी डोनर्स के साथ आपने काम किया है, चाहे वो इंडिविजुअल ही डोनर क्यों ना हो, मेक श्योर कि वो आपके ब्रांड का एक एम्बेसडर बन जाए, ताकि वो आगे जाके आपके लिए वाउच कर पाए कि इस सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो ये संस्था सबसे अच्छी संस्था है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर डोमेन में काम नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई आया है जिसने कहा कि मुझे एक संस्था के साथ काम करना है जो हेल्थ केयर पे काम करती है या फिर जो एनवायरमेंट में काम करती है, भले मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, मैं वो काम नहीं करती, बट मैं रेफर कर सकती हूँ कि मान लीजिए ये संस्था है, इनके साथ मैंने काम किया, इनको हम बहुत समय से जानते हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। इसलिए अपना रेफरल बहुत स्ट्रांग बनाइए, अपने नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाइए। और लास्ट है हमारा अगेन डोमेन एक्सपर्टीज। मेक श्योर जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत क्रेडिबल हो और उसमें आप जनरल से एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो इन 4 लेयर्स को हम समझने के बाद, जैसे ही कोई संस्था इन 4 लेयर्स को अपना समझ जाएगी, वो अब एलिजिबल है, अब रेडी है कि अब वो जाके किसी भी फंडर को अप्रोच कर सके, अपना जो CSR का जर्नी है वो स्टार्ट कर सके इन इंटरनल कंट्रोल्स के साथ। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगी जिससे आप अपने आप को खुद इंटरनली एसेस कर पाए कि आप फंडिंग रेडी हैं या नहीं है। और यहाँ पर ये समझ लिए, अगर आप नहीं भी हैं तो ये कोई फेलियर नहीं है। यहाँ पर ये आप समझिए कि ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपने आप को असेस कर पाए। और इसका जवाब आप अपने कमेंट या चैट बॉक्स में यस के लिए Y और N के लिए नो के लिए N टाइप करके दे सकते हैं हमें। जैसे कि आपका फाइनेंस, क्या आपके पास फाइनेंसेस रेडी हैं? क्या आप पिछले 3 साल का फाइनेंसेस शेयर कर सकते हैं, हाँ या नहीं? नेक्स्ट है हमारा, आप अपने चैट बॉक्स में प्लीज इसमें आंसर कीजिए कि आपके पास ऑडिटेड फाइनेंसेस हैं या नहीं है, क्या आप उसको शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नेंस, क्या आपकी टीम आपके प्रोग्राम्स या आपके इनिशिएटिव को ट्रांसलेट करती है या फिर उसी सेक्टर के एक्सपर्टीज आपकी टीम में है या नहीं है। तीसरा हमारा सवाल है आपकी अलाइनमेंट,
आपने जो भी CSR या जो भी डोनर को रीच आउट करना है, क्या उनकी थीम आपकी थीम से अलाइन होती है, या फिर जो भी जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, जिस भी ज्योग्राफी में काम करते हैं, वहां पर जो CSR प्रेजेंट है, क्या आप ट्रांसलेटेड काम कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी के नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हाँ या नहीं? आप इसका जवाब अपने प्लीज चैट बॉक्स में देते रहिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस। क्या आपका ATG, 12A, 10BD, 10BE सारा कुछ अपडेटेड है, या फिर आपके पास FCRA है, क्या वो एक बेटर स्टैंडिंग में है? आज की डेट में क्या आप उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि आप डोनर्स के साथ उसको रेडिली शेयर कर पाए? नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस। कोई भी अगर आपको कल CSR के लिए अप्रोच करता है, विद इन 1 मंथ CSR के लिए अप्रोच करता है, क्या आप कोई भी प्रोग्राम विद इन देयर फाइनेंशियल पीरियड विच इज अप्रैल टू मार्च, उसमें आप एग्जीक्यूट करने के लिए अभी रेडी हैं या आप रेडी नहीं है? इसी के साथ हम अपना सेशन अभी यहीं पर रोकते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज वो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू काव्या। Thank you so much, Namrita. The session was very insightful. मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज इमोजी का यूज करके आप अपने क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। नहीं तो हमने अपना चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, प्लीज आप वहां पर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आपके पास अभी 5 मिनट्स हैं, आप प्लीज हमारे एक्सपर्ट से इंटरेक्ट करके आपके कुछ भी क्वेश्चंस है इस सेशन को लेकर आप पूछ सकते हैं। Okay, I think Pravat had a question, I guess. Pravat has raised hands. So, सो एज आई कैन सी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द विसल ब्लोअर थिंग? इसको इस तरीके से समझने का जरूरत है। लेट्स से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, आपको पता ही होगा सेक्टर में, जो सही से या लीगली काम नहीं करती हैं। लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जो फ्लैग मतलब कंप्लायंस से अलग जाके काम कर रही है, जिसके लिए आपकी संस्था प्रॉब्लम में पड़ सकती है। क्या आप एज एन इंडिविजुअल उसको फ्लैग कर सकते हैं आउटसाइड या नहीं, या फिर अपनी गवर्नेंस बॉडी को कंप्लेन कर सकते हैं या नहीं? और जब अगर आपने उनको कंप्लेन कर दिया तो किस तरीके से आपको एज ए एम्प्लॉय प्रोटेक्शन मिलती है, उसी के बारे में विसल ब्लोअर पॉलिसी बात करती है। और जनरली इसको संस्था में अपने अंदर रखना चाहिए, ताकि कोई भी चेक या बैलेंस हो, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो ग्राउंड लेवल पे जिसका संस्था के बारे में संस्था को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सटर्नली या इंटरनली, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। Namrita, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट DDF एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन DDF? डू यू मीन trust deed or DDF? Can you please explain? At this point, Poonam ma'am, can you please unmute yourself and clear on this part? आप क्या अपने आप को unmute करके इसको clear कर सकते हैं? Actually, I'm not able to hear you properly. Okay. You have asked explain about DDF. So due diligence fund. What Okay. are included in DDF? Can you explain me? So when it comes to due diligence, usually आपका 12A, ATG, आपके audited financial statement, आपकी annual report, ये सारी चीजें जो compliance related है, आपके trust deed हो गया, आपका registration certificate हो गया, आपके पास जितने भी governance related और finance related documents है, वही due diligence का part होते हैं। Okay. तो आप ये बता सकते हैं कि ये हम DDF कब प्रेजेंट करते हैं? अगर CSR से हम लोग जब अगर किसी CSR
लिए हम जा रहे हैं, तो हम ये कब प्रेजेंट करें, कब दे? जी जी, देखिए जैसे आप सीएसआर के पास रीच करते हैं, सीएसआर या फिर किसी ग्रांट के लिए आपकी और डोनर की या फंडर की बात हो रही होती है, उस टाइम पे डोनर जो पहला स्टेप होता है वो होता है ड्यू डिलिजेंस। इसको दो तरीके से चेक करने का मेथड है। एक तो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि दर्पण में ये सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है और जो डोनर है वो उसमें से जाके तुरंत देख सकता है। अगर आपके टैक्स रिटर्न फाइल्ड है, आपका जीएसटी फाइल्ड है, तो मैं इनकम टैक्स के पोर्टल से जाके आपके ड्यू डिलिजेंस या फाइनेंसेस चेक कर सकती हूँ। या फिर डोनर सामने से आपसे पूछेगा कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब मूव कर रहे हैं, प्लीज अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड कीजिए। उस स्टेज पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने डोनर्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, I also invite the Pravod Chandra ji. उन्होंने hand raise किया है. Sir, you can ask your question. Meanwhile, Namrata, I have one more question for you. Impact assessment is mandatory to all NGOs? Impact assessment is not mandatory, but it is recommended to all the NGOs. यूजुअली इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए कॉर्पोरेट के पास भी सिचुएशन कंडीशंस होते हैं। बाय लॉ कोई भी इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी फंड अगर 1 करोड़ से ऊपर का है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कराना कंपनी के लिए जरूरी है। या फिर आपके टोटल सीएसआर बजट का 2% जो पार्ट है उसको आपको इम्पैक्ट असेसमेंट में खर्च करना जरूरी है। या फिर 50 लाख से ऊपर जो भी ज्यादा है, चाहे 2% ज्यादा है या 50 लाख ज्यादा है, आपको उतने अमाउंट का इम्पैक्ट असेसमेंट कराना ही पड़ेगा। तो यूजुअली जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वही अपने इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं। फॉर द एनजीओ जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उनके लिए भी ये जरूरी है कि अगर वो कोई ग्रांट ले रहे हैं और उसमें ये कंडीशन है जो 1 करोड़ से ऊपर का आपका ग्रांट है, मल्टी ईयर ग्रांट है, उसका आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ही पड़ता है। तो यूजुअली ये रिक्वेस्ट जो आती है वो डोनर की तरफ से आती है, बट एनजीओ अगर अपने एंड से कराएं वो भी प्रेफर्ड है, वो भी कराया जा सकता है। आप ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट करा सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट इनिशिएटिव का इम्पैक्ट असेसमेंट करा सकते हैं, अपने थीमेटिक का इम्पैक्ट असेसमेंट करा सकते हैं टू नो गवर्नेंस में कि किस तरीके से आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। और आप अपना जो थर्ड पार्टी से इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं वो एज अ क्रेडिबिलिटी पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना होता है, जिससे आपके जो डोनर्स हैं उनको पता चलता है कि आपके इनिशिएटिव्स का वाकई ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट हुआ है और एक थर्ड पार्टी उसको आपकी फाइंडिंग्स को और आपके प्रोग्राम्स को वैलिडेट कर रही है। तो ये एक ट्रस्ट का काम करता है और आपके इम्पैक्ट को बेटर तरीके से पब्लिक डोमेन में पब्लिश करता है। Okay, thank you. Now I invite Ankush Roy ji. You have raised your hand. Please ask your question. Please unmute yourself and ask your questions. Madam, NGO Dorpon and CSR1 is to be revalidated every year. एक्चुअली जो दर्पण आईडी है इट रिक्वायर्स अपडेशन। मतलब आप एक बार रजिस्टर कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनजीओस उसको जस्ट लीव इट दैट माय ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड ऑन द दर्पण। बट जब आप उसको अपडेट करते रहेंगे तो आपका जो अपडेटेड वर्जन है एज ऑफ नाउ आपके एनजीओ को रजिस्टर करने के बाद क्या प्रोग्रेस हुआ उसका बेटर पोजीशनिंग आप दर्पण से कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज प्रेफर्ड कि आप अपना दर्पण आईडी जो है अपडेट करते हैं। सीएसआर जो सर्टिफिकेट को लेने के बाद एक वैलिडिटी होती है। अब बस आप जब आपको वो CSR1 सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद वो वैलिडिटी कब तक है आपको वो चेक करनी होती है और वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद आपको अपडेट कराना पड़ता है। बट इट इज नॉट फॉर 1 ईयर, इट कैन बी डन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। Sushil ji, you can now ask your... Just to add one more thing here, that will be for CSR1 and for NGO Darpan, it's just one time. Like, once you get it, you get an ID and then that can remain constant forever for you. Yeah, over to you, Kavya. Okay. I'll say Sushil sir, you can ask your question. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Okay.
So it is just related to last question. When you are talking about to update this Darpan portal, so what do you mean by update? It means your activities, whatever you're doing, you have to do that. And the second question, which I have already asked in chat, when we prepare our annual report, so is it required that we have to show there our incomes and expenditures and all these things also, or that is not that much important because that we are going to circulate to in public or other people also? So is it required to incorporate financial or not? So these two questions. Thank you. So to answer your first question, दर्पण में जब आप अपडेट करते हैं, यू ऑल्सो अपडेट योर एक्टिविटीज जो आप एज ऑफ नाउ कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल्स भी उसमें पब्लिश करते रहते हैं, आपके अपने एनुअल रिपोर्ट्स भी उसमें पब्लिश करते रहते हैं. सो मेक श्योर कि जो भी आपका लेटेस्ट है वो अपडेट होता रहे. इफ यू विल कीप योर दर्पण आईडी, मतलब आपको जब दर्पण आईडी मिल गया, आप उसको एज इट इज छोड़ रहे हैं, जो डोनर होता है उसका सबसे पहला स्टेप होता है आपके एनजीओ के बारे में पता करने के लिए, वो दर्पण में जाके आपके एनजीओ को सर्च करते हैं. पर जब वो वहां पर जाके देखते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्शियल है, आधी है, पूरी नहीं है, आपके एक्टिविटीज का पता नहीं है, या फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट वहां पर नहीं है, यहाँ से आपका फिल्टर आउट होना, जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से फिल्टर आउट होना स्टार्ट हो जाती है. इसलिए चाहे वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, स्पेसिफिकली अगर वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, मेक श्योर कि वो अपडेटेड है. आपका सेकंड क्वेश्चन है एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में. तो यस, इट इज मैंडेटरी कि आप अपने एनुअल रिपोर्ट में अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल, इनकम, एक्सपेंडिचर और अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करें, क्योंकि वो आपके वेबसाइट में जाएगी और वहां से मैं आपको उसको एक्सेस कर सकती हूँ. हर कोई आके आपसे आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं मांग सकता, बट हर कोई जाके आपका एनुअल रिपोर्ट जरूर देख सकता है. इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंसेस वहां पर ट्रांसपेरेंटली पब्लिश करते रहें. Okay, one more thing. As you mentioned about Darpan portal, suppose that if some organization, if there is any organization who did anything in Darpan for last 1 year or 2 years, so now is it okay if they are going to update that after a long time? Yes, it is completely fine. You can update, you can go back and you can update afterwards as well. आप हर एक जितने भी साल आपने जितना भी टाइम पीरियड मिस किया है, आप उसका एक शॉर्ट ब्रीफ वर्जन डाल के उसमें अपडेट करते रहे, पर इंश्योर कीजिए कि आप अपडेट कर रहे हैं, आपका कोई भी कॉलम एम्प्टी ना हो. जी, धन्यवाद. Thank you so much, Namrata. I see a lot of people asking me a question, but I'm really sorry, everyone. We have to move to the other session because of a crunch of time. हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमारे पास दूसरे पैनलिस्ट भी हैं. So now I welcome Amshu ji. Over to you, sir. Thanks, Kavya. Thank you so much. Hi, everyone. Good afternoon. And I see a lot of energy and a lot of questions. So Namrata has made it inquisitive, and I'm sure you're liking and you're able to understand the information what's coming in. We have tried to make it as simple as possible for you. The first, even though it's legally compliant, all jargons what we can use, right? So we try to make it as simple as possible for you to understand. So if you have more questions on the chat window, we have left the email ID and phone number. You can please contact us. We can help you there. So moving on to the second section, which is the reach. So the first section, whatever we saw right now, was more internal था, right? So हमारा organization पे हम क्या कर रहे हैं, legal documents है या नहीं, compliance किस तरीके से है, वो सारा चीज ट्रैक करने के लिए the first section concentrated towards, right? अभी second section पे हम externally हम क्या करना है if we have to reach a funding from a particular donor, right? वो चीज के थोड़ा हम अभी बात करेंगे. There are two things here. पहला है approaching corporate, like we approach the corporate by ourselves by doing a little bit of a research and homework. दूसरा situation where corporate approaching us, right? वो भी हो सकता है, right? So these are the two important things what we will try to cover in this section, right? If you also see, there is something which is like on the slide which says that getting a meeting is not the hardest part at all, right? आपको meeting
आसान से मिल जाएगा, वो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाद में वो मीटिंग के बाद कॉर्पोरेट या डोनर कितना सीरियसली वो लिया हमको, वो बहुत ही मुश्किल का, मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज होता है इसमें। when you get that 30 minutes to talk to them, when you get that 60 minutes to talk to them, हम कितना efforts we have put to ensure that they are able to understand what we do and हम कैसे कर रहे हैं, वो सारा चीज कितना सीरियसली वो लिया हमारा बात, राइट, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा when we get a chance to meet different donors. ठीक है, moving to the next one, which is the first section, basically donor mapping. So इसमें हम donors क्या देखते हैं, वो वाला चीज हम बात करेंगे, व्हाट टू लुक एंड वेयर टू लुक, राइट। अभी हम डोनर्स को कैसे ढूंढेंगे, कैसे उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज हम अभी इधर थोड़ा देखेंगे, राइट। पहले है लॉक द प्रोग्राम। आई एम श्योर नम्रता जी हैज ऑलरेडी टच्ड अपॉन दिस एस्पेक्ट। सो पहले व्हाट यू वांट टू रियली टेक टू डोनर, एक हम सोच सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट हम अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट है, उनका फीचर्स ये है, ये यूएसपी है, वो सारा चीज हम पक्का करके बाद में हम डोनर के साथ लेके जाना पड़ेगा। दैट्स वेयर वी नीड टू लॉक द प्रोग्राम एंड से दैट अभी ये प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्योग्राफीज किस ज्योग्राफीज पे हम करेंगे, बेनिफिशियरीज को कैसे हेल्प होगा, सारा चीज हम इसमें देखना पड़ेगा, right? The second piece is basically the defined donor criterias, right? So this is more, I would say, abhi ek section 7 categories hai, different themes are there, there are different CSR policies and norms. So how friendly is that particular aspect of it, we need to see hamara project, right? The next point is towards building the long list. So now what we did is we strengthened our product, which is our project, right? अभी हम क्या करेंगे, हम long list एक बनाना पड़ेगा, who is our potential list of people whom we need to approach to. इनके लिए बहुत सारा secondary research करेंगे तो ज़्यादा details मिलेगा इधर शायद। So starting off with अभी MCA का website हो, right? और annual reports of corporate हो, वो सारा चीज हम एक्सप्लोर करके वी कैन फिगर आउट, हाँ ठीक है, हमारा ये पोटेंशियल डोनर हो सकता है, राइट। दैट बिकम्स सुपर क्रिटिकल फॉर अस बिकॉज दिस इज मोर लाइक एन ग्राउंड वर्क एंड एन होम वर्क। यू स्टिल हैवंट मेट द डोनर। अभी डोनर मीट करने के पहले ये सारा चीज आप करेंगे तो आपका आधा बैटल यू हैव वन इट, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ a crux and importance what is there if you do all of this right. And the next one is identifying the right person, right? पहले आप list किया, that is basically the potential donors कौन है, and then there are many people working in the organization, right? So you will have like more than one person or more than two people in a team who is part of that particular team. आप किससे साथ मिल रहा है, उनका अथॉरिटी क्या है, कौन डिसीजंस लेते हैं कॉर्पोरेट पे, राइट? वो सारा चीज आप थोड़ा बैकग्राउंड होमवर्क करना पड़ेगा. So if you have got a lead, like, is that particular lead capable enough to move our project to the next levels? वो थोड़ा reflect करना पड़ेगा. If that is not the person, then who is the next person? Like, how do we really penetrate to them, right? So if you are able to think on that, it will be very helpful for you to actually, I would say maybe you can hit the nail in the right spot, right? So that's important. Then warm the approach. It's basically once you understand whom you should actually go and meet, unke bare mein you may have to do a little bit of a research in social media, your LinkedIn ho, right? So what they are doing, what kind of engagements are they posting in their particular LinkedIn pages, what projects are they supporting at two levels, at a corporate level as well as at an individual level. उनका इंटरेस्ट क्या है, actually थोड़ा आप होमवर्क करना पड़ेगा to understand where they stand, what is their interest, right? So if you're able to fetch information on all of these 5 points, you'll be able to further penetrate and आपका list पहले 20 लोग था, बाद में slowly you will try to bring it down
and then it will be a potential 5 donors whom you can tap, because दोनों मैच होगा. एक तो आपका प्रोजेक्ट, दूसरा है लोग का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट. That's how we may have to slowly move towards, like, based on a funnel approach. That will help you to move forward. Yeah. Next slide. So where to actually find these donors? Sir, आप बोल रहे हैं डोनर्स को ढूंढो, डोनर्स ढूंढने के बाद ये करो वो करो, अभी डोनर्स किधर मिलेगा, right? So that could be our first question as such. For that also there are many channels, many I would say open platforms which you can take advantage of, right? So starting off with is an MCA portal. There you can get a lot of information overall at a different levels, state level पे, बाद में district level पे, corporates कितना invest कर रहा है, वो सारा चीज उधर आपको मिल जाएगा. CSR spend filters. So you need to understand अभी हमारा 2023-24 spend कितना था, उसमें education में कितना deploy किया, health में कितना deploy किया. So these kind of basic informations also will really help you actually move faster. Then LinkedIn and network. So you should constantly keep a track on LinkedIn पे organization क्या कर रहा है, individual वो क्या कर रहा है, कैसे वो navigate कर रहा है, किस तरीके से programs are they aligned to, right? So all of that information you'll be able to get it there itself before you meet the client, right? Then is corporate and foundation sites. So there are so many RFPs what you'll be getting in social media, like it could be an HCL grant, right? So it could be Tata Trusts. So a lot of entities like this also keeps putting the grant. So here what you need to do is an active looking towards the information. आपको वैसे पता चलेगा, ठीक है हमारा प्रोजेक्ट इधर अच्छे से फिट होगा, इधर नहीं होगा, right? So those details you'll be able to navigate through better before even you meet the person. Then another platform will be the news and industry bodies. बहुत सारा summits चलते रहेगा, conferences है. So a lot of people keep coming into different things. So there also you can definitely get a lot of information towards meeting the people and moving forward. And then grant databases, aggregators like GuideStar ho या CSR box ho, NGO box ho. So these are all again further entities which keeps constantly sharing some of the newsletters, bulletins. So आपको इधर से ही आपको बहुत सारा information मिलेगा about the industry itself, right? So these are all again inputs for you to sharpen who should be the final corporates you need to reach out to, right? So now coming to how do we use, we just thought maybe we showed you so many instruments and tools which you can navigate through. We thought we'll take you through one of the tool which is MCA CSR data portal. उधर कैसा data है, how we can look into it, सारा चीज अभी हम देख सकते हैं अभी. So आप CSR website जा सकते हो. Then we'll just show you a live demo. वो आसान होगा आपको. So you can just click on that particular link. So it will take you to yeah. So this is one of the websites where you get a easy, faster information. मान के चलिए आपका project maybe it is in say Maharashtra, right? So Maharashtra, Mumbai में एक project चल रहा है, right? So now what you could do is you can just go you can scroll down there itself in the previous page. हाँ, so आप थोड़ा इधर देखेंगे तो आपको सारा डिटेल्स इधर ही आपको मिल जाएगा. से फॉर एग्जांपल CSR स्पेंट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सेक्टर वाइज कैसे है. सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन से महाराष्ट्र एज एन एग्जांपल, राइट, इट विल शो यू कितना CSR फंड्स इधर डिप्लॉय हुआ है, राइट. बाद में कौन सा स्टेट पे कितना है, वो सारा चीज. फाइनेंशियल ईयर पे
कौन सा फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं, वो सारा चीज भी मिलेगा इधर। आपको कौन सा कॉर्पोरेट्स इधर इन्वेस्ट कर रहा है, किस थीम पे इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू स्पेसिफिकलिटीज ऑफ, ठीक है हमारा प्रोजेक्ट हेल्थ में है, सो हेल्थ में कौन सा एनजीओ या कौन सा कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग ऑन, वो सारा चीज भी आपको इधर पता चलेगा। सो दिस इज वन प्लेस वेयर यू कैन नेविगेट योर सेल्फ एंड ट्राई टू मैच बोथ। वन इज द प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट क्या है, उनका यूएसपी क्या है, बाद में CSR कॉर्पोरेट्स किस तरीके से फंड कर रहे हैं, किधर फंड कर रहे हैं, सो एंड यू विल बी एबल टू ब्रिड्ज द गैप बेटर even before you go and meet them for the first time. Because if you do all of this right, chances of your failure is going to be very, very less when you meet the founders. So yeah, we can go back to the deck itself. Yeah, so the first was, अभी हम corporates को कैसे approach करेंगे is what we discussed. Now there is another situation where corporates actually are reaching out to us asking, hey, what are you doing, what projects do you have, can we partner with you, right? So in that case we will see how to actually navigate through as well, that as well. So here little more intelligence, or a little more few more sections before we jump to that next section is reading the CSR policy itself, right? So one is the external data, what is available about companies, about the decision makers, what we saw through open sources, that is important. And the another one will be the internal data, what is available in the company itself. So they will require the CSR policies. They will have CSR policies which you can actually read through to understand where they are investing, how they are investing, year on year उनका strategy कैसे change हो रहा है, right? So are they investing in the same kind of projects or are they changing the strategy? सारा चीज भी आपको इसमें पता चलेगा, right? The other one is a map decision makers. I think I touched upon this point already, right? So आपको देखना पड़ेगा कौन है decision makers. And also the best thing what can really work in your way and magic is go through references. If you're able to navigate through references, it will really help you close the I would say get that partnership moving faster, and the win rate is going to be much more higher. The next one is study past grants. So you need to see उनका themes क्या है, कैसे वो invest किया, कौन सा themes पे वो fund किया, बाद में क्या approach change हो रहा है, मतलब year on year are they going with the same approach or they are changing. Sometimes there are high chances that आप मान के चलिए, अभी एक example लिया ना, महाराष्ट्र में आपका project है, right? So it could be in Maharashtra and then health is a project theme, and you have approached a particular corporate. Now what can happen is that particular corporate who is working on health may support you, may not support you. Reason can be different, right? So aapka project, for example, it is on OPEX, operational expenditures, what needs to be covered for a project, right? But the corporate whom you have chosen, they are working in health, but they are working on CapEx related, right? Capital expenditure related jaise projects. So then what really happens is there is no, again, a proper match to what you're looking versus what you're asking the corporate. That becomes super critical. So you need to really study their past, their behavior, how they have invested, what they have done, and then you approaching them saying that this is my project, it aligns to your theme, aligns to what you're doing. Now can we see how we can collaborate? Makes a lot of difference. So the next one is finding the warm connects. So that also we have touched upon. Then prepare a one pager, right? So now what is required is, अभी नम्रता जी बहुत सारा चीज बात किया अभी वो on the technical aspects of क्या क्या चाहिए internally, we need to keep it ready. So on other side about the reach, we did two things. One is market में क्या data है, right, through the secondary source what we saw, and the second thing is internal information through their CSR policy, annual reports. वो सारा चीज थोड़ा आप वन पेजर पे आप डाल दीजिए
for you to understand what they are doing and how can I really have my USPs and my features talk about the particular project and make sure that that becomes more like your pitch document itself. It's more internal, right? But aapko, it will be very helpful for you to navigate through what I'm pitching and how do I navigate through and how I should actually talk to the donor itself. So that is how it will really help you in enabling and putting all of it, all the research, what you have done into one particular pager. अभी और दूसरा एक point I want to tell is over here, it's like maybe in this particular webinar, it may be feeling that there are so many things what we are discussing. But the moment you are able to do all of this, right, आपका everyday routine में ये आना चाहिए. वो ऐसे आ जाएगा तो वो बहुत natural होगा, and then it does not require उतना heavy lifting to be done when you have a meeting to attend, right? So that is very important. So हम कैसे हम ये सारा चीज, can I park like half an hour for doing secondary research every day? Can I park another half an hour to see what's happening in LinkedIn, right? So आप ऐसे थोड़ा structure करेंगे तो आपको it will naturally come through and it becomes your daily habit. Then this is a last section where basically CSR team or the corporate has reached or approached you, and how are we going to even look into ensuring that they fund your projects. So there are important 6 points what we will touch upon. So starting off with, respond promptly but not desperately, right? So there is a thin line of difference between two words here, promptly and desperately. Abhi, what happens is when we know that corporate has approached us, we become so enthusiastic, so much super excited that we end up sometimes overdoing what is not required, right? So we need to calm ourselves down. We need to be professional. We need to think क्या करना है, कैसे करना है. इसीलिए हम promptly we need to work towards it, but हमारा desperation for project funding should not be like coming up overall. But of course, if they're interested, they will fund. But we should be careful enough how we are representing ourselves, because this is more like your first opportunity to make an impression with them, right? वो बहुत ही important होगा. And the other one is qualify before your pitch. So this becomes super critical. So you need to qualify and see how you can actually pitch the particular projects what you have. And also don't pitch everything what you have in your portfolio. मान के चलिए आपके पास 10 प्रोजेक्ट है, कॉर्पोरेट आ गया, ठीक है, हम 10 का भी हम भेज देंगे. ऐसे मत करिए, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट. वो क्या पूछ रहे, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, उनका स्ट्रैटेजिक का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है. Then based on that, ensure that you are able to qualify the right project and then send only that. And if you still want to share something more about other projects what you are doing, let it be as an annexure, more like in a short aspect पे. बाद में छोटा मतलब condensed version पे आप details दे सकते हो वो दूसरा projects के बारे में, right? Another aspect is sending a tailored concept note. So I'm sure you would have already done a good work on projects. Project का USP क्या है, objective क्या है, problem statement क्या है, need क्या है, वो सारा चीज आपके पास है. All of it, try to stitch it together with the one pager what we did in the previous slide. वो बहुत ही important होगा, so that you are able to actually present this to corporate the way how they want it, rather than the way how you have done it, right? There is a lot of difference there. So we should not just simply present a project as it is. We need to see अभी donor क्या देख रहा है, इसमें objective कौन सा objective हम highlight करेंगे तो उनको they will get convinced, right? They will buy it, right? That becomes super critical. इसीलिए customized approach is what makes a lot of difference for all of us. The other one is due diligence. Be ahead of them. So lot of things we discussed, ensure that वो सारा चीज आपके पास है, वो important है. That requires you to coordinate with your finance team, your programs team, right? It could be anything, but ensure that before even corporate asks you, donor asks you for it, आपके पास वो सारा चीज ready रख के
रखने के लिए जरूरी है. डोंट ओवरसेल योर कैपेसिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. समटाइम्स व्हाट रियली हैपेंस इज वी आर इन अ सिचुएशन where we are looking at a corporate fundraising to happen, and then we end up taking up something more than what we can do, right? So please, we need to be super cautious there. We should not oversell ourselves, or we should not overpromise ourselves when we know we can do it or we can't do it, right? So O point pe, it's very important. Corporates love if we are transparent enough. हम खुद ही बोलना पड़ेगा ये हमारा मतलब हमारा एपेटाइट नहीं है, हम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? रैशनलाइज करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा. सो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच विल नॉट बी अ डील ब्रेकर, राइट? सो लोग, इफ यू से नो आल्सो, दे विल रेस्पेक्ट यू. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज it's a philosophy of, under promise, over deliver. You can do 10 things, आप सिर्फ 8 पॉइंट आप प्रॉमिस कर लो क्लाइंट के लिए, हम 8 करेंगे, या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप 10 ही कर लो, right? All that 10. So they'll feel good about what you have done, and it is going to help you, look back for the next year donor ke liye. That is super important. And the last point is understand their reporting needs. It's very, very important in the initial time itself, understanding the expectation of donor क्या सीखेगा, like उनको क्या चाहिए, उनका रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी क्या है, उनको important milestones क्या है, what are those important aspects what they are looking at. Can I give a monthly report या quarterly report, उसमें क्या होना चाहिए, right? Monthly report पे I'll give like 5 different things. Quarterly report में maybe I'll add like 15 other things what is actually required, but I'll give you quarterly ones. ये सारा alignment पहले आप करेंगे तो it will be a lot more easy sail through for you when you win that particular project for yourself, right? So these are like important 6 points which you need to keep in mind, which are more like a combination of do's and don'ts when a corporate really achieves, approaches you for project funding itself, right? So, and we will quickly summarize whatever we have discussed now with this particular slide. What are important 5 key takeaways through this particular session is: 1, build fundability before fundraising, right? So सारा important documents ensure that you have in place. आपको कुछ clarity चाहिए तो we can help you, we can tell what needs to be done, our team can help you with that. So strong compliance and governance and finances will be an important thing what corporates will look at, right? And that becomes like a make or break also. So how much ever you do the research about the donor and then the person whom you are going to meet, आपका financials या compliance ठीक से नहीं है तो it can fall flat in the initial stage itself. The second one is a credibility wins grant. Please don't oversell yourself, right? So what is required is आपको maximum 1 या 2 या 3 मीटिंग मिलेगा उनके साथ बात करने के लिए. So in these 3 meetings, what you need to do is, how can I present my project? What is the impact it is going to create on ground? How can I build clients' trust on what I can deliver? सिर्फ ये चीज पे आप फोकस करना पड़ेगा. Then that really helps in building that credibility and increases your trust. The moment trust comes in, automatically, the projects can go through. The third one and the most important one is research before outreach, right? So please do not jump saying that, मेरे को lead मिल गया, I will call them tomorrow. मत करो. Please go through the sanity checks what we saw now, right? Do that kind of a research, figure out who is what, how things are internally, kya kar raha hai, kaise kar raha hai, and then it will be a lot more easy for you to talk in the right terminology in right way. Then consistent follow-ups matters more than large donor list. So this is a super critical thing. आप किस तरीके से उनके साथ follow up करेंगे? It can be sometimes it can be very aggressive and suddenly it turns out to be desperacy also आ जाएगा, right?
how do we time those particular follow-ups and ensure that two things are maintained. When you are supposed to send something and you send it, and then if you are waiting for a revert, मैं कब तक follow up करना है, right? You ask them, that is important. When can I call back to you to further discuss, or the other way? So two important things will help you always to fix this, to say that, okay, I will give you by this time, I'll come back to you by this time, right? So that kind of builds a lot of trust in each mail what we are sending and the conversations what we are having. And the last piece is donor fit matters more than the donor size, right? This is super critical. So don't please fall on I would say fall back on अभी ये कॉर्पोरेट या डोनर के पास ज्यादा फंड्स है, शायद वो हेल्प करेगा. May not be the case. There can be a situation where only a small donor is who can be a right person for our project. Because I'll give you an example of how it works, right? Say, for example, if a donor has, say, 1,000 crores, right? And our project, what we are looking at is a 30 lakhs project. So probably, a donor who has 1,000 crores looking at a 30 lakh project may not happen, right? May not happen so often, right? So maybe a donor who has 3 crore, and then you're pitching at 30 lakh, then there are high chances that this particular donor may take it to support, right? So this kind of even understanding is very important when we are actually tapping the right donors itself. वो बहुत ही important होगा, right? So just don't go by the donor size. Think through the appetite and the project USP, and then accordingly you should plan what needs to be done. So with that, I'll pause here and I'll pass it on to Kavya. Thank you so much, Vamshiji. Now I am opening again the question answer round for all the participants. So आप अपने questions हमारे expert से पूछ सकते हैं. You can unmute yourself and ask, or you can write down your questions into the chat box. आप अपने आप को unmute करके भी पूछ सकते हैं, and आप अपने questions chat box पे भी लिख सकते हैं. You can ask the questions now. This silence can be for two reasons. One, you understood everything, or two, it was overwhelming, right? दोनों हो सकता है. I think you explained it so well also. The chat box is open for next 2 minutes. So all the participants, I request, if you have any doubt, just ask right now. Okay, Vamshiji, I have one question, like how to ensure the documents and all the communication with donors and or government departments are updated regularly. They're monitoring, and how to maintain this data in case the person in charge has suddenly changed or proper handover was not done. Yeah. Thanks, Kavya. Yeah. So see, one important thing is if we have to build trust, communication is critical and documentation is super important, right? So that goes non-negotiable, because we are in the space where we are taking funds and we are super accountable for whatever we are going to deliver on ground, right? So the non-negotiable thing will be leakage of data, right? That is something what corporates really doesn't like, and a weak link of a data, right? So that's where you need to see how you can have a plan in place where can there be a possibility that the project is being looked by not one individual but two people, right? Or there is a backup mechanism in place. Some of the things, or it should be a common folders where these are stored, so that
when a person exits the organization, things just does not disappear, but it is still somewhere there, right? So you take the right handover when the person is leaving. So these all becomes an internal protocols what we need to actually handle and manage. Then automatically data is going to remain, and you can actually place it wherever it is required. It could be like, pushing it in any of the government websites, or it could be sending to donors. So it can happen in different places, different channels. But most important thing is ensure that sometimes what happens is we are so much engrossed in on ground. हम प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, अच्छे हो रहा है नहीं, हमारा चीज ऑफ like managing the data, we will not be looking into it at all. But what talks about your project is the data. So that becomes super critical. Okay, thank you, sir. One more question. What should be one-page concept note contains to maximize the response rates from the CSR Foundation? I'm hoping I have understood it right. So it's more, I'm understanding that this is a concept note what you are sharing to client, and then what should be that, and how can we be crisp and short? Is that your question? So over here now, what is important is okay, perfect. Thanks, Jit. So what is really important is ये project आप क्यों कर रहे हैं, right? So it's actually there is something called as 4 wives and 1 husband, right? So why, what, when, where, and how. If you're able to answer all of these questions, आपका concept note पे, it's covered, right? And another aspect which you need to be mindful about is why should they even partner with you? What is in it for them, right? आपको फंड मिलेगा, दैट इज फाइन, दैट इज राइट, बट उनको भी क्या मिलेगा वो भी हम अब डिफाइन करना पड़ेगा, right? If you're able to see the same coin from both sides, you'll be able to understand it better. So that's what we need to do. So if we are actually working with only one side saying this is what I see and this is what I would do, then probably on the other side the same project they're pursuing it in a very different way, right? So that is super critical for us. So dono aap define karna padega. So one is 4 wives and 1 husband. You told everything about the project. And another piece what you need to definitely mention is about what is in it for them. Why should they be invested in your project? Okay. Thank you so much, Vamshiji. So now, as we come to the end of this session, I would like to highlight to all the participants that if you need any assistance or help, please contact us or drop us a mail on a given email ID shown on the screen. Once again, thank you so much to my guests and the participants for joining and having an active participation throughout the session. After you leave this session, आपको एक feedback form मिलेगा. So please fill that feedback form so that it will help us to know what we should bring next for the session. और आप please हमारे WhatsApp group से जुड़े रहें for the updated information. You can see this session video over the YouTube channel. So please subscribe that, and you can see our previous session also in that, and this upcoming session will be uploaded soon on our YouTube channel. So please subscribe to that, and also you will get the PPT as a resource in next 24 hours for sure. Thank you so much everyone for joining.